नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारी संसद लेकर। हमारी संसद 2014 का जो महारण चल रहा है, जो महाचुनाव चल रहा है, उसके अंदर जितने भी मुद्दे हैं उन पर हम सीधी बहस करते हैं, तीखी बहस करते हैं, एक ऐसी बहस करते हैं जो आपके सरोकार की हो। और आज का हमारा मुद्दा है महंगाई। महंगाई सुरसा की तरह खाए जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या आने वाली सरकार इसको रोकने में कामयाब होगी? पिछले 10 सालों में बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के होते हुए भी महंगाई क्यों नहीं रुक पाई? ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी है कि क्या पूरे दुनिया के अंदर जो अर्थव्यवस्था पर संकट गहराया था उसका इतना ज्यादा असर भारत पर पड़ा है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, या फिर हमारे कुछ अंदरूनी निर्णयों की कमी थी, हमारी इच्छा शक्ति की कमी थी, हमारे पास पॉलिसी पैरालिसिस था? क्या ये तमाम मुद्दे चीजों के लिए जिम्मेदार है? इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता जी हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से सलमान सोज साहब हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ जो आर्थिक मामले हैं उस पर बहुत पैनी नजर अपनी रखते हैं, विदेश में पढ़े हुए हैं और साथ ही साथ बड़े बड़े मल्टीनेशनल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर चुके हैं। वहीं विजेंद्र गुप्ता जी का जो फोटे है वो व्यापारियों के बीच है, वो व्यापारियों की बात समझते हैं, कैसे मार्केट रूल करता है वो बात वो समझते हैं, और कैसे एंड यूजर तक यानी आखिरी व्यक्ति तक यानी गृहिणी तक, आप तक, मेरे तक जो सामान पहुंचता है उसकी सप्लाई एंड डिमांड की चेन क्या होती है उस पर असर रखते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो अलग अलग फील्ड से आते हैं। तो हमारी संसद की शुरुआत आज हम कर रहे हैं और पहला मौका देंगे परंपरा के अनुसार विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को। सेक्रेटरी जनरल नोट करेंगे कि 2 मिनट का वक्त उनका पूरा हो जाए तो उनको रोकना होगा, 2-2 मिनट का वक्त होगा, उसके बाद ये फोरम खुल जाएगा। माननीय विजेंद्र गुप्ता जी। स्पीकर साहब, मैं शुरुआत करता हूं 19 मार्च 2014 को, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो उसी दिन बीएसई जो सेंसेक्स था वो 125 पॉइंट ऊपर चला गया और जो रुपी है वो स्ट्रेंथन हो गया डॉलर के अगेंस्ट। और मुझे लगता है कि खुशी की लहर हिंदुस्तान के पूरे उस सर्कल में जो अर्थशास्त्र से, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उनको लगा कि अब शायद कुछ अच्छा होगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 10% इन्फ्लेशन, कंज्यूमर इन्फ्लेशन पर एनम बढ़ रहा है और हाईएस्ट इन्फ्लेशन है इस समय वर्ल्ड में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में। इस इन्फ्लेशन का इंपैक्ट ये है कि करोड़ों लोग जो हैं वो जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे जा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, आम आदमी को रिलीफ नहीं दे पा रही है। और खाने पीने की चीजें, मैं समझता हूं यहाँ बहुत सारी मेरी बहनें और महिलाएं बैठी हैं, वो बताएंगी कि उनको किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया है। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस सरकार की। और मैं जानना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, वो कहां लुप्त हो गए हैं, कहां सो गए? जिस चीज का सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा है डेमोक्रेसी के उत्सव में, प्रधानमंत्री के पद पर कौन बैठेगा, वही वर्तमान प्रधानमंत्री इंडोर हो गए हैं और उनको कहीं कमरे में बंद कर दिया गया क्योंकि उनकी शक्ल आते ही सामने शायद ये लगेगा महंगाई देने वाला आ गया, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला आ गया और ये सरकार पूरी तरह से पस्त हो गई है। लोग इंतजार कर रहे हैं 16 मई का कि 16 मई आएगा, ये नई सरकार आएगी और देश को राहत मिलेगी। विजय जी, आपने 1 मिनट ज्यादा लिया, इसलिए सलमान सोज साहब आपके लिए भी 3 मिनट। तकरीर तो हम लोग सब सुनते हैं, लेकिन तकरीरों से हिंदुस्तान आगे बढ़ने वाला नहीं। आपने विजेंद्र जी की बातों में एक भी सोल्यूशन नहीं सुना। आपने सुना कोई इन्फ्लेशन कैसे कम करेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि यूपीए के टाइम में इन्फ्लेशन एनडीए के टाइम से ज्यादा रही, मैं मानता हूं। हमने क्या किया? हमने ऐसा किया कि हम इकोनॉमी को बढ़ाएं, जितनी ग्रोथ, देखिए ये तो आईएमएफ की बात करते हैं, मैंने आईएमएफ वालों के साथ काम किया है, मैं वर्ल्ड बैंक में काम किया है, बहुत सालों तक काम किया है। जितनी ग्रोथ पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में हुई है, ऐसे टाइम में हिंदुस्तान में नहीं, ये तो सीधी दीज आर फैक्ट्स, मैं कोई झूठ की बात नहीं बोलता हूं। इतनी तरक्की हिंदुस्तान में पिछले कभी किसी कोई 10 ईयर पीरियड ऐसा नहीं है जितनी हुई है इसमें। आप चाइना को छोड़ के किसी और मुल्क के साथ मुकाबला कीजिए, किसी बड़ी इकोनॉमी के साथ मुकाबला कीजिए, चाइना को छोड़ के। अभी भी 2014 मार्च में, अप्रैल में भी इतनी ग्रोथ किसी जगह तेज नहीं है ओवरऑल इकोनॉमी की। इन्फ्लेशन इसलिए भी ज्यादा हुआ क्योंकि जब रियल वेज ज्यादा होगी, डिमांड काफी बढ़ गई और हमारा सप्लाई साइड जो है वो भी पीछे चल रहा है। हमें सप्लाई में इन्वेस्ट करना है, कोल्ड चेन स्टोरेज में इन्वेस्ट करना है। जब तक हम वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आपकी सप्लाई कम रहेगी और डिमांड बढ़ेगी, यानी कि कीमतें बढ़ेंगी। तो प्लीज आप जो भी
फैसला करें, मुझे मंजूर है, लेकिन हमें सोच समझ के करना चाहिए। सलमान जी, आपका वक्त खत्म होता है, लेकिन सबसे पहला सवाल हमारी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हाई इन्फ्लेशन है और पॉवर्टी लाइन से लोग ऊपर आ रहे हैं, कमाल है, कॉन्ट्राडिक्टरी। इसका जवाब कॉन्ट्राडिक्शन मैं जवाब आपके पास आऊंगा, खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। बातों का जवाब 2 लाइन में देती हूँ। आप तो बड़ी बड़ी बातें, हमने खाद्य योजना दी, हमने सबको रोटी देंगे, हम ये देंगे, थैला लेकर निकलती हैं, पूरे बाजार में घूमती हैं, उनको सब्जी नहीं खरीद पाती हैं, अंत में मिर्चा लेकर के टमाटर भी नहीं खरीद पाती हैं कि चटनी बना सके, खाली 15 या 20 रुपए पाव की मिर्चा लेके जाती हैं और घर में उसकी चटनी बनती है, सूखी रोटी खाई जाती है। ये जनरेशन, इसका क्या होगा? इसको आप मार देंगे, इस सूखे बच्चों का क्या करेंगे? कल वॉर होगी, लड़ाई होगी, कुछ होगी, कौन लड़ेगा बॉर्डर के ऊपर? आप बैठे हुए नेता, हम या वो गरीब लोग? सर, आप इंटरनेट देखिए, आप आम जनता है, जनता के बीच में एक एक करके ऐसे में तो संसद बन जाएगी। राजेश रपेरिया, 50% आबादी का, जी बिल्कुल, आबादी में से बिल्कुल, मैं पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं हूँ, मिडिल क्लास को बिलोंग करती हूँ। ये 75 रुपए किलो शिमला मिर्च है, आलू 20 रुपए किलो है, ये ढेर सारा लाते हैं हम लोग। बच्चे कहते हैं कि सब्जी क्या खानी है, आलू ढेर सारा, थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी, आलू ढेर सारा, क्योंकि अखबारें कहती हैं कि संतुलित आहार खाइए, बीन्स बहुत अच्छी होती हैं हार्ट के लिए, तो हम ये लाते हैं पाव में, ये डालते 1 किलो। तो हम आपके इतने बड़े बड़े आंकड़ों का क्या करें, हमें तो किचन से जूझना पड़ता है। आप हमें वो बताइए, वैसी बात करिए जो हमारे फेवर की है, महंगाई को कम कीजिए ताकि लोग संतुलित आहार खा सकें। देखिए मैं उसका, आप देखिए, आपको बीजेपी से कोई जवाब, अभी तक बीजेपी ने मैनिफेस्टो नहीं किया, मैं आपको जवाब दूंगा। उन्होंने बहुत सारा, तब भी आप आए हैं, मीडिया शाइनिंग और फील गुड के कारण ही आप लोग आए हैं 10 साल तक, हमें तो तब भी कुछ नहीं मिला। देखिए, आप एक सप्लीमेंट्री पूछना चाहती, पूछिए। मैं बच्ची से आज सियानी उम्र की महिला हो गई हूँ, आज तक 2 ही पार्टियां देखी हैं। जब ये आते हैं तो ये वो आप भाषण देते हैं, जब आप आते हैं तो ये वो भाषण देते हैं। हर बार मुझे सुनने को भाषण ही मिलता है। मेरी क्या गति है आप ये सुनिए। मुझे तो 49 दिन की सरकार ने भी ठग लिया, मैंने उसके ऊपर भी विश्वास किया, वोट दी कि ये सरकार हमें कुछ देगी, वो ठेंगा दिखा के अप्रैल फूल बना गई मेरा। अब आप मेरा हाल देखिए, मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं, बाल मेरे सफेद हो रहे हैं, मेरा भी दिल करता है मैं डाई लगाऊं, कुछ मुंह पर मेकअप लगाऊं, सुंदर लगूं, पर मेरे बच्चों की फीस ने मेरा हाल बेहाल कर रखा है। हर बार फीस बढ़ जाती है, हर बार मैं सोचती हूँ बड़े की किताबें छोटू पढ़ लेगा, किताबें बदल जाती हैं। मैं वर्दियां संभालती तय मारती रख जाती हूँ कि चलो छोटू इस बार इसकी ड्रेस पहन लेगा, तो वो ड्रेसेस बदल जाती हैं। आप मुझे इंटरनेट, ग्लोबलाइजेशन, आप मुझे क्या क्या नहीं समझा रहे हैं, आप मुझे आम बात क्यों नहीं बताते ताकि मैं भी कुछ युवा दिखूं, बाल रंगूं, कुछ अपने ऊपर खर्च करूं। मेरा तो हाल भी हाल है, कृपया इसी लेवल तक बात कीजिए कि जो ऊपर की बातें ये सवाल दोनों से, क्योंकि कांग्रेस भी इसमें इन्वॉल्व है, बीजेपी के लिए भी उन्होंने कहा है। पहले सलमान सोच, देखिए आपने संक्षेप में लिखा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपके बाल सफेद हैं, मुझे अफसोस है मेरे भी बाल सफेद हैं, तो नहीं, लेकिन अफोर्ड नहीं करती हूँ, बच्चों की फीस और उनकी रोटी में सब कुछ निकल जाता है मेरा। बोलने दीजिए। ये बात है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि जब बात मैं कह रहा हूँ कि भाई एक हिसाब से आप कहती हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन एक बात है, जो ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं इनका अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल पे असर होता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि भाई इन्फ्लेशन को अगर कम करना है कैसे कम कर सकते हैं और किस टाइम पे होगी। पहली बात आप ये देखिए कि आजकल जो इन्फ्लेशन है, पिछले 2 साल में इतना इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ जितना आजकल महीने मार्च की बात कर रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सीजनल फैक्टर होता है कि इस टाइम में आमतौर आप देखेंगे पूरे साल भर सीजनल फैक्टर तो नहीं होता सलमान भाई, पूरे साल भर सीजनल फैक्टर होता है? सीजनल फैक्टर मींस इलेक्शन। गरीबी का कोई सीजन नहीं है। थोड़ी सी बात, अगर थोड़ा बात हम डिस्कशन कैसे करेंगे? एक मिनट सलमान भाई खत्म करिए, हमारा डिस्कशन कैसे होगा? सलमान भाई खत्म करिए। इन्फ्लेशन जो है पिछले 24 महीनों में, आजकल की जो इन्फ्लेशन है 8.1%, ये 24 महीनों में कम है। ये तब भी ज्यादा है, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं। इसको कम करने का फूड इन्फ्लेशन, खासतौर से जो आपने सवाल उठा, उसका तरीका सिर्फ एक है, भाषण नहीं है। जब तक हम सप्लाई साइड यानी कि सप्लाई को इंक्रीज न करें, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, कोई माने या न माने, ये माने पॉवर्टी रिडक्शन या न माने, कहीं ना कहीं तो डिमांड आ रही है।
वो डिमांड को पूरा करने के लिए आपको सप्लाई को इंक्रीज करना है, यानी कि उसमें इन्वेस्टमेंट्स बहुत होनी है। यानी कि गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करना है कि आप फूड की जो फूड चेन है इसमें इन्वेस्ट कीजिए, तभी सबसे आपको फायदा आएगा, उसके बगैर नहीं आएगा। एक सवाल 10 साल में कितनी फूड चेन बनी? देखिए 10 साल में डॉक्टर जिंदल अगर खाने के लिए खाना चाहती है, डिमांड बढ़ गई है तो क्या गलत, क्या गुनाह हो गया? डिमांड बढ़ी को आप बेसिस ना बनाइए। अच्छी बात है। मैं एक फैक्ट बताता हूँ, अगर पेट में भूख लगती है, खाना चाहते हैं हम, तो अच्छी बात है। डिमांड बढ़ गई, गलत बात हो गई। आपकी ड्यूटी है कि बात डिमांड को एंटीसिपेट करके सप्लाई को बढ़ाना। गवर्नमेंट किस लिए पावर में है? डिमांड को आप एंटीसिपेट कीजिए, आपके पास पूरी मशीनरी है, और सप्लाई को बढ़ाइए, किसान भाइयों को इंसेंटिवाइज कीजिए। वहां पर हम आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सलमान जी, यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है, मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ। जनता धड़ाधड़ पैदा किए जा रही है बच्चे, जिसमें बच्चे आज के बिल्कुल बेकार हो रहे हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये इररिलेवेंट बात है। ये फिलहाल की पॉपुलेशन डिस्कशन रेट ज्यादा नहीं है अब, वो पहले। सलमान भाई, मेरा सिर्फ एक सीधा सवाल है, मैं एक लाइन में जवाब चाहूंगा कि ब्रिटेन की मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 40% फल और सब्जियां खराब हो जाती है। मैं सिर्फ 10 साल आपसे ये जानना चाहूंगा कि 10 साल में कितने कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड चेन आपने बनवाए हैं? सिर्फ इतना। देखिए, एक मिनट में ऐड करना चाहता हूँ कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है, उसके बाद भी हजारों किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। यानी कि उसका किसानों की आत्महत्या पर आऊंगा, यहाँ किसान भी बैठे हैं, इकोनॉमिस्ट भी बैठे हैं, को मिला। सलमान भाई देखिए, जो कोल्ड चेन, जैसे मैं कश्मीर का रहने वाला हूं, हमारे वहां पर अब जब लोगों को पता चला कि भाई ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे हमारा फ्रूट मार्केट इंप्रूव हो सकता है, आप आइए, धड़ाधड़ आप वहां पर कोल्ड चेन और कोल्ड एटमॉस्फेयर कंट्रोल ये स्टोरेज बन रही है, और हिंदुस्तान भर में बन रही है। लेकिन इस सब्जी के प्राइस कम करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। इन्वेस्टमेंट के बाद मैं बताना चाहूंगा, एक मिनट आलू के रेट, ये आलू राजेश रपरिया, जितने बड़े बड़े बाजार बन रहे हैं वहाँ पर सबसे ज्यादा वेस्ट सब्जी निकलता है, किसी डंप निकाले जा रहे हैं, इसकी डेट एक्सपायर होगी, वो क्यों नहीं टाइम से चीज को सस्ती करके लोगों के पेट तक पहुंचाते? इसके लिए सरकार क्यों नहीं काम करती है? ये आलू किसानों को एक मिनट, सब लोग सलमान भाई से सवाल मत पूछो, गड़बड़ हो जाएगी। ये आलू स्पीकर साहब, किसानों को 2 साल पहले सड़क पे फेंकना पड़ा हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं थे, 1 रुपया कीमत आ गई थी। उसके बाद प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, उसके 2 महीने बाद हमारी बहनें बैठी हैं, इनसे पूछ लीजिए, हम गृहिणियां 25 रुपए किलो आलू खरीद रही थी, किसान भाइयों को 1 रुपए किलो हो गया तो सड़क पे फेंकना पड़ा। कोल्ड चेन नहीं थे, कोल्ड स्टोरेज वाला रखने को तैयार नहीं था, उसका 1 रुपए में भी नहीं बिका, गृहिणी को 25 रुपए में खरीदना पड़ा। मुझे सिंपल, भूल जाइए मैं इकोनॉमिस्ट हूं, ये बता दीजिए वो 1 रुपए और 25 रुपए के बीच का जो डिफरेंस है वो सर किसके पास जाता है, वो बता दीजिए, मैं सारी वोट आपको डाल दूंगा। चलिए एक मिनट वहां पर एक हमारे बुजुर्ग व्यक्ति, मेरा प्रश्न भी दोनों से ही है। हाँ जी, राजनीति आप लोग अच्छी तरह खेल रहे हो, असली पॉइंट तो ये कि बिचौलिए कितना उसमें मार्जिन रखते हैं, भ्रष्टाचार का क्या रोल उसके अंदर है, मोनोपोली और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का कितना रोल इसमें है महंगाई को बढ़ाने के लिए। और यही नहीं, आप लोग जो प्राइस फिक्स करते हो पेट्रोलियम चीजों का, डीजल का, पेट्रोल का, उसमें कितना भ्रष्टाचार है, इन सब बातों के बारे में आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? जी देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें भी देखिए, एक चीज होता है जैसे इन्फ्लेशन है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो लेकिन अगर हम समझेंगे नहीं, हम कहेंगे हमें सिंपल आंसर। देखिए, जो डेवलपमेंट होती है सिंपल नहीं होती, इसमें ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है। लेकिन जो आपने सवाल उठाया, एक हिसाब से ट्रेडर्स बेसिकली कमीशन कौन लेता है बीच में, जो हमारा मार्केट है, एक एक्ट की वजह से, एपीएमसी एक्ट की वजह से, इसमें कुछ डिस्टॉर्शन है मार्केट में। फार्मर, जैसे किसान भाई बहन, वो कुछ बनाते हैं, उनको बहुत कम प्राइस मिलती है, और आप घर पे बैठे हैं, आपको बहुत ज्यादा है, बीच में ट्रेडिंग कम्युनिटी कुछ है, वो कुछ ले जाते हैं, कुछ जाया भी हो जाता है। इसको देखना पड़ेगा, इसको नहीं अच्छी तरह से देखा गया है। प्याज 90 रुपए किलो हुई थी, तब आप कहाँ थे देखने के लिए? मैं कश्मीर में था जहाँ 100 रुपए था। कश्मीर में आप, मैं वही मैं कह रहा हूँ आपसे, सेब तो 80 रुपए खुशी की किलो थे सर। नहीं, देखिए सर, सेब तो 80 रुपए किलो थे, 100 रुपए किलो तो प्याज थी ना।
एक सेकंड बहन जी, मुझे एक सेकंड, आपको लगता है कि मैं खुश हूं कि कोई, मैं तो तब खुश होऊंगा जब हिंदुस्तान तरक्की करेगा। आप तो मुझे और ऐसी चीज दिलचस्पी, आपने क्या किया 10 साल से? आपको लगा कि मैं खुश हूं? उनको बात करने दीजिए। आपने क्यों ऐसा सवाल पूछा? आपने क्यों? ये तो गलत बात है ना, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात। डॉक्टर सरकार एक बार, मैं तो तब खुश होऊंगा जब हिंदुस्तान तरक्की करेगा। आप तो मुझे और ऐसी चीज दिलचस्पी, आपने क्या किया 10 साल से? आपको लगा कि मैं खुश हूं? उनको बात करने दीजिए। आपने क्यों ऐसा सवाल पूछा? आपने क्यों? ये तो गलत बात है ना, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात। डॉक्टर सरकार एक बार विजय गुप्ता बोल रहे हैं, आंकड़ों की बाजीगरी दिखा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके विश्वविख्यात अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, श्री मनमोहन सिंह जी जब सत्ता पर आए थे तब भारत की ग्रोथ रेट 9% थी। नहीं, 9 नहीं थी, आगे बताइए। 8%, आप बताइए। 8%, 0% थी क्या? 8% थी। 8%। एक साल, चलिए आपके लिए एक साल में 8% थी। उस समय क्वार्टर में 10% थी। आप दोबारा से ठीक कर लीजिए, IMF के डॉक्यूमेंट शायद बताते होंगे 8% थी। चलिए मैं आपकी बात मानता हूं, सवाल बताइए। और जब आप छोड़ के जा रहे हैं तो 4.5% है। जिस समय आप सत्ता में आए थे तो खाद्य महंगाई दर की बात कर रहा हूं, जिसके लिए गृहिणियां परेशान है, उस समय 6% थी। आज वो बढ़कर 12.5 तक पहुंची, और वो तो इंद्रदेव की कृपा है कि आज वो 9% पे आ गई है। और सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं आप, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है वो निरंतर आपका बढ़ रहा है। बिल्कुल नहीं। और मैं बिल्कुल नहीं, ये सवाल का जवाब, क्योंकि आपको आंकड़े सिर्फ IMF सप्लाई कर रही है। भारत का इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पढ़ के आते तो और साथ में लेके आते तो आपको सच्चाई पता चल जाती। आपके वित्त मंत्री यही कह रहे हैं, और वो भी मैं भी वही कह रहा हूं। एक सवाल में ब्रजेंद्र जी हमारे बीजेपी के आए हुए हैं, बोर हो रहे हैं, इनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं है तो मैं पूछ लूं, गुजरात से नमक आता है, 90% गुजरात से नमक आता है। गुजरात और नमक के उत्पादन में केवल 50% पैसे का खर्चा होता है, लेकिन जब तक हमारे हाथों में आता है वो 50 रुपए का हो जाता है। इसमें कौन दोषी है? आप पहले अपने आंकड़ों का जवाब दे दीजिए, और बीजेपी वाले 50 पैसे का 50 रुपए होने का जवाब दे। नहीं, मैं सलमान जी इनसे लूं, पहले इनसे ले लीजिए। आपका अभी मैंने जवाब पूरा नहीं किया। 50 पैसे और 50 रुपए। ऐसा है कि मेरे भी कई विषय जो है बीच में, चूंकि निश्चित बात है सरकार सामने बैठी हो तो जनता का सीधा प्रश्न उनसे बनता है जब सरकार से डिससेटिस्फेक्शन हो, और वो भी हाईएस्ट लेवल का। और मैं ये भी मान रहा हूं स्पीकर साहब की शायद मेरा बहुत बड़ा काम जनता ही कर रही है, सब एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। तो मैं बीच एक मुझे बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। क्योंकि सवाल ये है कि अगर ग्रिलिंग नहीं होगी पॉलिटिकल सिनेरियो की तो फिर अकाउंटेबिलिटी पर जो है क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और अकाउंटेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि सदन में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ग्रिलिंग की जा रही है। देखिए सवाल यह है कि नमक हो या चीनी हो, अगर चीनी 54 रुपए क्रॉस कर जाती है पर केजी, 60 रुपए तक जाती है, और फिर एक पीरियड के बाद वो फिर से नीचे आ जाती है, तो वो जो 20 या 25 रुपए किलो या 30 रुपए किलो जो बीच में चीनी की कीमत बढ़ी और जो लोगों ने उसको बेचा, और फिर अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो सस्ते में, और वही चीज इंपोर्ट की जा रही है महंगे में। और दूसरा बात जो भी है, अगर कुल मिलाकर के नमक की बात आप कहते हैं तो नमक अगर 50 रुपए किलो है तो वो पूरे देश में है और पूरे देश की प्रोडक्शन से हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बजट बैलेंस करे। आप अगर उठा करके बजट देखेंगे, बजट मैनेजमेंट इतना पुअर है सरकार का, इतना पुअर है, और जो डेफिसिट है, जो गैप है, वो इतने बढ़ते जा रहे हैं। नॉन टैक्सेबल इनकम जो नमक की बात कर रहा हूं, बात पूरी कर दूं, सिर्फ नमक की नॉन टैक्सेबल इनकम उत्पादन गुजरात के बीजेपी शासित प्रदेश में 90% होता है। आप उसको 90 कहिए, 80 कहिए, गुजरात से जब नमक निकलता है, नमक का जवाब दीजिए। 50 रुपए किलो यहाँ सारे देश में बिकता है, उसमें कहां पर गड़बड़ी हो रही है? ये मुझे अगर गुजरात को बांधकर आप देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो शायद इस चर्चा के साथ न्याय नहीं कर रहे। जो बाकी पॉलिटिशियन कर रहे हैं, जो बाकी पार्टीज कर रही है, वही इसी तरह का प्रश्न आपने किया है। इसलिए मैं इस प्रश्न की रेलेवेंस इसलिए नहीं मानता हूं कि ये जो कुछ भी प्राइस इंडेक्स है ये ऑल ओवर कंट्री का है,
नेशनल वाइड है, और दूसरा जो प्रोडक्शन है और जो उसकी सप्लाई है वो भी पूरे देश के लेवल पर है, कोई एक राज्य की नहीं है। अब आप अपनी तरफ से आंकड़े दे रहे हैं तो उसका मैं स्वागत करूंगा, लेकिन आपके आंकड़े सही नहीं है, मैं ये स्पष्ट कर दूं। पहले विषय। दूसरा विषय मैं जो कह रहा था, बीच में मेरी बात अधूरी रह गई स्पीकर साहब, और वो ये है कि ये जो नॉन टैक्सेबल इनकम है, नॉन टैक्सेबल इनकम का अर्थ होता है सरकार को बड़ा आसान है, पैसे की जरूरत है, करप्शन हो रही है, लीकेज हो रही है, लेकिन पैसे की जरूरत है क्योंकि जो आपका सैलरीज है, अगर उसमें आपने 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन और 5th पे कमीशन, जो भी कमीशन है उसमें 40%, 35%, उससे भी ज्यादा इंपैक्ट जाता है, फिर एरियर्स देने होते हैं, तो गवर्नमेंट को बैलेंस क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करती है। मैं जानना चाहता हूं सरकार में बैठे हुए लोगों से और हमारे एक्सपर्ट से, वो भी इस बात पर गौर करें कि जो रेवेन्यू जनरेशन होता है, जो प्रोडक्शन होती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, जिनको हम मैक्सिमम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और गिव एंड टेक कर सकते हैं, यानी कि उनको देने के बाद उससे जो आय अर्जित होगी, जैसा इन्होंने 2G स्पेक्ट्रम में किया, 1,76,000 करोड़ का घोटाला। 2G स्पेक्ट्रम क्या है? आपकी जानकारी के लिए स्पेक्ट्रम क्या है? ये तरंगे, ये तरंगों का लाइसेंस देना था। अगर उसमें हेल्दी बिडिंग होती तो सरकार के खजाने में 1,76,000 मुद्दे से बटेगा। मुद्दा हमारा महंगाई है, मुद्दा हमारा महंगाई है, मुद्दा हमारा महंगाई है। एक मिनट जिंदल साहब, एक मिनट राजेश रपरिया जी, एक मिनट अग्रवाल साहब, जिंदल साहब, एक मिनट राजेश रपरिया जी, उसके बाद में ब्रेक लूंगा, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपने तमाम प्रकार के टैक्सों की बात करी। आप लोगों ने जब डीजल के दाम बढ़े थे, इस देश में स्टोरेज पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। मूल वजह महंगाई की वो नहीं है, मूल वजह है ईंधन, जिसको लगातार कांग्रेस सरकार ने महंगा किया। क्या आपकी सरकार आ रही है, वो पेट्रोल और डीजल पर जो दामों की वृद्धि हुई है, क्या उसे वापस लेगी? दूसरा सवाल, आपने टैक्स की बात करी, महंगाई से आपने सुना कैसे कैसे दबाव पड़ रहे हैं। इनकम टैक्स की लिमिट जो यशवंत सिन्हा जी ने रिकमेंड की थी स्टैंडिंग कमेटी में कि 3 लाख की जाएगी, क्या आप वो करने जा रहे हैं? तभी महंगाई से राहत मिल सकती है। मेरा इसमें सप्लीमेंटरी सवाल, क्या रामदेव ने जो कहा है और जो कंडीशन रखी है कि कॉमन टैक्स स्ट्रक्चर होगा, क्या वो होगा कि नहीं? बैंकिंग देखिए स्पीकर साहब, बैंकिंग ट्रांजेक्शन मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं। पहला तो रूलिंग पार्टी में, लीडर में या प्राइम मिनिस्टर में एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, उसकी कॉन्शियस होनी चाहिए, और जनता का दर्द उसके जहन में होना चाहिए कि मुझे इसको कैसे और क्या करना है। अगर ब्यूरोक्रेसी सरकार चलाएगी और ब्यूरोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर होंगे तो ये सब चीजें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो 10 साल हमने देखा है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह वो उस पद पर बैठे रहे, उन्होंने कभी एक पॉलिटिकल विल की तरह प्राइम मिनिस्टर के पद को सुशोभित नहीं किया। दूसरा जो आपने कहा, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, पेट्रोल और डीजल अगर उसका फैक्चुअल और एक्चुअल प्राइस जो आ रहा है, जो तैयार माल है, वो लगभग 30 से 35 रुपए लीटर है, जो बढ़कर के उसके ऊपर ऑलमोस्ट जो टैक्सेस है, एक्साइज है, बाकी टैक्सेस है करके वो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। तो सवाल ये है कि गवर्नमेंट एक तरफ सब्सिडी के नाम पर कुछ चीजें देती है और दूसरी तरफ उसी चीज पर मोर देन 100% टैक्सिंग करके, टैक्स इंपोज करके वो वापस ले रही है, जिससे डिस्पैरिटी बढ़ रही है, इम्बैलेंस हो रहा है। जब तक आप विजेंद्र जी, सीधा सवाल था कि आप दाम कम करेंगे कि नहीं? सीधा सवाल था। निश्चित रूप से मैं देखिए, मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए, सीधा सवाल था कि आप दाम कम करेंगे कि नहीं? आपको विश्वास दिलाते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे, भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार, एनडीए शासित सरकार, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, साथ ही ये भी विश्वास है कि आपकी सरकार आते ही डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा देगी। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो सब्सिडी सिलेंडर 400 रुपए का है वो तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो देने आते ही नहीं है। अगर घर के आगे पूछते 1200 वाला है, लेना है। आप ये सिर्फ बता दीजिए, मोदी जी आए, हेलीकॉप्टर पर आए या पैदल आए, गैस सिलेंडर हम गृहिणियों को 400 रुपए में मिलेगा या 3000 रुपए में मिलेगा? हमारा सिर्फ इतना बता दीजिए। हमारा साफ कहना है कि गैस सिलेंडर तो एक प्रोडक्ट है, ऐसी तमाम चीजें जो डे टू डे यूज की है, ये प्राइमरी आम आदमी से जुड़ी हुई है, गरीब आदमी से जुड़ी हुई है, मिडिल क्लास से जुड़ी हुई है, वो सब चीजों पर कंट्रोल करना प्राइस पर
उसको सस्ते दाम पर लोगों को उपलब्ध कराना ये सरकार की पहली प्रायोरिटी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक मिनट जिंदल साहब, एक मिनट, किसान भी है हमारे, उनके पास भी जाना है। कांग्रेस की बुराई करते हुए थक गए कि सब्सिडी सब्सिडी सब्सिडी। आप खुद अपने जवाब में कह रहे हैं कि हम सस्ते दामों पर चीजें उपलब्ध कराएंगे। सस्ते का ये नहीं है, सस्ते का कंट्रोल किया जाएगा। देखिए 10% जो इन्फ्लेशन है, कैसे इन्फ्लेशन है, सवाल है कैसे सब्सिडी आपका हक बनता है, पूछिए कैसे आप इसे खत्म करने जा रहे हैं तो महंगाई कैसे कम होगी? बताइए कैसे करेंगे ये सवाल पूछना चाहता था। आपने कहा जनता का दर्द समझते हैं, मुझे ये बता दिए स्टेट गवर्नमेंट्स में तो आप थे, जनता का दर्द इन्फ्लेशन कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत कुछ कर सकती थी। आपने, सर मैं जानना चाहता हूं, मेरे लिए आप दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री हैं, मेरे हीरो हैं आप, मुझे आप ये बता दीजिए आपने कब सेंटर को अप्रोच किया कि स्टेट्स ये अपनी तरफ से एफर्ट कर सकती हैं कि जनता का दर्द दूर कर दिया जाए? दूसरा आप ये कह रहे हैं कांग्रेस ने देश की ग्रोथ नहीं की। मैं एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हूं, 2 क्वार्टर्स ऐसे रहे जब कांग्रेस ने 9% से ऊपर जीडीपी ग्रोथ दी है। कृपया मुझे बता दीजिए आपके शासन में 9% की जीडीपी ग्रोथ कौन से क्वार्टर में रही है? मैं देखिए, पहला तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो 8% तक गई 2003-4 तक। एक मिनट, सिर्फ एक साल में, सिर्फ एक साल में, लेकिन सलमान भाई हमको ये भी एक मिनट जो वाजपेयी की गवर्नमेंट करना चाहूंगा, ये इंटरप्ट करना चाहूंगा कि आप देखिए उस वक्त के आर्थिक हालात क्या थे। 1999 में हमने परमाणु विस्फोट किया था 98-99 में, और उस वक्त पूरी दुनिया के सैंक्शन हम पर लगे हुए थे, पूरी दुनिया के सैंक्शन हम पर लगे हुए थे, और उन सैंक्शन के बीच में, उन सैंक्शन से निकलकर 2003 और 2004 तक पहुंचकर आप उस इकोनॉमी को 8% तक ले गए थे। आप जवाब है इसका बताइए। आपकी इकोनॉमी हिंदुस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट दिया था जुलाई 2004 में, मैं जवाब खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था सोच साहब, आपको अगर आपको फैक्चुअल पता हो तो मैं आपको 2004 में पार्लियामेंट के फ्लोर पर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इकोनॉमी को स्टेबल है, बैलेंसेज हैं, फाइनेंस ये फिजिकल बैलेंसेज हैं, बजटरी मैनेजमेंट प्रॉपर है। वो सब उन्होंने जो वाजपेयी जी की सरकार में जो इनको इनपुट मिला, जो इनको टेबल पर मिला, उसको इन्होंने आते इन्फ्लेशन एनडीए से शुरू हुई थी, उसमें कोई डिस्कशन नहीं, एनडीए से शुरू हुई थी। सलमान भाई क्विकली, उसके बाद मुझे किसानों पर जाना है, मंडियों पर जाना है। अगर आप मुझे इसके अंदर ठीक सरकार होगी, ठीक व्यापार होगा, इतने टैक्स की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको एक जवाब दूंगा, टैक्स भी कम हो जाएगा और पेट्रोल में भी टैक्स कम हो जाएगा, चीजें वैसे ही सस्ती हो जाएगी। पहली बात मैं आपको एक दो बात प्लीज आप बैठे उनको बहुत अधिक जानकारी है, तभी उन्होंने ऐसी बात कही है। मैं आपको एक दो बातें बताता हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, आप कभी भी वेरीफाई कहीं से भी कर सकते हैं। इन्होंने कहा भाई टैक्स है गैस, ये पेट्रोल पे गैस पे, सही बात है ये, फिर इन्होंने कहा हम इसको बिल्कुल काबू कर देंगे। इन्होंने ये नहीं बोला कि कैसे करेंगे। कोई भी इकोनॉमी देखिए वहां पर पेट्रोल पे टैक्स लगता है, और इतना ही तकरीबन लगता है। पाकिस्तान में तो बहुत सस्ता है। अरे पाकिस्तान में नहीं है सस्ता, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं आप क्या? मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, बताइए। ये एक वो जरा से देशों में हमसे सस्ता पेट्रोल है। सुनिए, मुझे जवाब देने दीजिए। इन्होंने स्पेक्ट्रम की भी बात की, और मुझे माफ कीजिए आपका मैंने पूरा जवाब उस वक्त नहीं दिया, मैं वो भी देना चाहता हूं, लेकिन इतने सवाल आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि जहां पर किसी ने करप्शन की उनको आप जरूर जेल भेज दीजिए, जरूर भेज दीजिए, लेकिन मैं आपको स्पेक्ट्रम का खास एग्जांपल में देना चाहता हूं। आप बचाते हो प्लीज, जेल से तो छुटका आगे एक बात इसलिए जरूरी बहुत आप मुझे ये बात सुनिए, मैंने अगर आपकी बात सुनी, सलमान जी की बात सुनी, की पार्टी के सपोर्ट में वो करे, उन जेल का फायदा क्या है? इनाम मिल रहा है उनको। तो नहीं कहा हमारे खिलाफ लालू यादव को तो एक सेकंड मैं आपसे दो चीजें कहना चाहता हूँ। पॉलिटिशियन को बचाने के लिए आप ऑर्डिनेंस लाए। ये देखिए, अरे येदियुरप्पा इनकी पार्टी में नहीं है। एक मिनट, आप इनसे अरे आप देखिए एक सेकंड, बहन जी एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। मैं आपसे दो चीजें कहना चाहता हूं स्पेक्ट्रम के बारे में। ये कहते हैं ना ऑक्शन करना चाहिए, इन्होंने कहा ऑक्शन करना चाहिए। पॉलिसी जो कोल हो या स्पेक्ट्रम की थी वो तो एनडीए के टाइम से चल रही है पॉलिसी। एक सेकंड, अरे प्लीज आप बात सुनिए, आप ये बताइए मुझे प्लीज, ये बात जरूरी है, हिंदुस्तान के लोगों को समझनी चाहिए। प्लीज डर्टी स्ट्रिक्ट नहीं है, आप मुझे बात बताइए। हिंदुस्तान में दुनिया के मुकाबले में मोबाइल टैरिफ, मोबाइल रेट
सबसे कम हिंदुस्तान में है कि नहीं? ये है सलमान भाई लॉजिक है यहाँ पे यूजर भाई, क्योंकि मोबाइल से मोबाइल से पिज्जा ऑर्डर हो सकता है, लेकिन बनने के लिए मैदा चाहिए। मोबाइल से पिज्जा ऑर्डर हो सकता है। आपने करप्शन सर ये एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक मिनट, मोबाइल यूजेज रेट, मोबाइल के चार्जेस अगर कम किए गए हैं उसमें सरकार का क्या रोल है? वो तो मैं बता रहा हूँ, वही रोल बता, आप सुनेंगे नहीं तो बताऊंगा। और दूसरा यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, देखिए यूजेज ज्यादा है, हजारों करोड़ रुपए लग रही है, सरकार करोड़ रुपए का गबन कर रहे गए हैं, उसमें सरकार का क्या रोल है? वो तो मैं बता रहा हूँ, वही रोल बता, आप सुनेंगे नहीं तो बताऊंगा। और दूसरा यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, देखिए यूजेज ज्यादा है, हजारों करोड़ रुपए लग रही है, सरकार करोड़ रुपए का गबन कर रहे हैं। अगर मोबाइल के टॉकिंग, देखिए अगर आप मुझसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात करेंगे, हम डिस्कशन कैसे करेंगे? अरे एक मिनट, डिस्कशन कैसे होगा? सुन तो लीजिए देखिए, उसके बाद मैं टैक्सेशन पर आऊंगा। मुझे टैक्सेशन का है, ब्यूरोक्रेट्स को जो आप ब्लेम कर रहे हो ना, वो हमेशा अगर उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जावे तो हिंदुस्तान को बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। आकर के इंटरफेयर करते हैं, अपने इशारों पर उनको ब्यूरोक्रेट्स को नचाते हैं। मैं पॉलिटिकल विल की बात कर रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी भी चाहती है, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, इसलिए वो सुधारे फाइलों पर काम कर सके। उनको पॉलिटिकल विल की बात की है मैंने। देखिए मैं आपके पॉलिटिकल विल नहीं होगी तो ब्यूरोक्रेट सरकार में आए थे, ये पॉलिटिकल विल होगी तो ही ब्यूरोक्रेट काम कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसका लीडरशिप का विजन होगा। देखिए विजन ही नहीं है, लीडरशिप भी कंफ्यूज है, वो खुद भी सलमान जी से एक बात पूछ ली है, बहुत छोटी सी बात है। जैसे आपने कहा ना कि पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड सर, एक मिनट वो बोल रहे हैं, उसके बाद आप वो बोल रहे हैं। जी सलमान सर, आपने कहा था कि अगर कुरैशी भाई बोल रहे हैं, खरीद 100 रुपए की अगर सैलरी है तो हमने 120 कर दिए, जिससे कि प्याज का दर्द कम हो जाए। तो पिछली बार भी जब बीजेपी का सत्ता में थी ना, तब भी प्याज का ही मुद्दा उठा तो बीजेपी बाहर आ गई थी। हाँ, लेकिन उस वक्त इस बार भी नहीं बढ़ रही थी, बीजेपी उसी स्टेज पर आ गई है। तो आपने क्या सीखा था उनसे सर? नहीं मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, दूसरी चीज एक और अच्छा सवाल आपसे, बहुत अच्छा सवाल। अब लगातार प्याज महंगी हो रही है, या आप हम सब जानते हैं, इसमें किसी पार्टी का दोष नहीं है, प्याज महंगी हो रही है, ये किसान की परेशानी है। लेकिन किसान की समस्या हल करने के लिए मैं विजेंद्र जी से भी कहूंगा, आपसे भी कहूंगा, तो आपने क्या सहूलियत उस टाइम पे करी थी, आपने क्यों नहीं करी? आगे विजेंद्र जी क्या करेंगे? बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखिए, जब तक आप और कोल्ड स्टोरेजेस और पूरा चेन क्रिएट नहीं करेंगे, किसान इसी तरह भूखों मरता रहेगा, आत्महत्या करता रहेगा और कंज्यूमर महंगा खरीदता रहेगा। सलमान भाई से सवाल है, चेन ही नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बिचौलिया आप कहते हैं, रोड नहीं क्रिएट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ला रहे हैं, कनेक्टिविटी है। इन्होंने यही सवाल पूछा था, इन्होंने भी मुझे जवाब बहुत सारे पूछना। इस देश में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, साल भर क्या सोता रहता है, लेवी का गेहूं आता है, सड़ जाता है, उसके ऊपर ऐसे कपड़ा डाल दिया जाता है, क्यों नहीं लोगों के घरों में पहुंचाया जाता? सलमान भाई सिर्फ इसी सवाल का जवाब। ये सवाल क्या इस कॉरपोरेशन केवल उनको तनख्वाह देते हैं, तनख्वाह बढ़ाते हैं, और गवर्नमेंट सर्वेंट सोती है अपने घर में? देखिए, मैं आपसे सोने के पैसे हैं टैक्स पेयर के क्या? अगर हम किसान खेतों में गन्ना ना जला के गवर्नमेंट कहते, इसके लिए आप क्या करेंगे जी? किसान खेतों में गन्ना ना जला के आपको दे, क्या करेंगे आप इसके लिए? आपको मालूम है 4 महीने मैक्सिमम शुगर इंडस्ट्री फैक्ट्री चलती है, और वो जाकर के अक्टूबर के करीब शुरू होती है और फरवरी तक बंद हो जाती है। और अगर इससे ज्यादा लंबा चलेगी तो किसान का नुकसान होता है, क्योंकि गन्ना सूख जाएगा, जितना गन्ने का रस कम होगा उसको उसकी कीमत कम मिलेगी, तुलाई में कम आएगा। सरकारें शुगर इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को लेकर के किस तरह का काम कर रही है, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से जानना चाहता हूं, मैं महाराष्ट्र की सरकार से जानना चाहता हूं, मैं केंद्र सरकार की। बिल्कुल, शुगर एक हमारे देश में, जवाब नहीं है इनके पास, हमारे पास हर चीज का जवाब है, क्योंकि समस्या की डेप्थ हमको मालूम है। आपका जवाब देना चाहता हूं। किसान को गन्ने की उचित मूल्य मिलना चाहिए। अगर किसान गन्ने को जला रहा है तो इसका मतलब ये है कि शुगर फैक्ट्री में गन्ने की खपत नहीं हो पा रही है। जवाब है दीपक जी, आप कुछ जवाब मुझे दे दीजिए। स्पीकर साहब बैठे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा 6 महीने बाद एक शो करें, जो आप फिगर्स यहाँ कहेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6 महीने बाद कहाँ होगा अगर आप सरकार में आ जाते हैं? अरे मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि सिलेंडर का क्या होगा, बाकी और कुछ नहीं। सिलेंडर का क्या होगा ये बता दें विजेंद्र भाई। सिलेंडर कितने का मिलेगा? साहब के प्रश्न का जवाब दे दीजिए, और स्पीकर साहब 6 महीने बाद दोबारा इनसे
मैं आपको कंक्लूड कर दूं, एक आपके सारे सवालों का जवाब एक चीज में आ जाता है टेक्निकली। डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो जैसे ही कंट्रोल होगा, हो गए। एक मिनट, बजट मैनेजमेंट प्रॉपर हो गया है। अब आप जवाब नहीं देने दे, आप क्यों बौखला रहे हैं? क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, बजट मैनेजमेंट बैलेंस नहीं होगा, डेफिसिट मिनिमाइज नहीं होगा, और जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, 10% अगर आप डोमेस्टिक ये जो खाने पीने की चीजें हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट पर अगर 10% इन्फ्लेशन और वो लगातार चलेगा, बिल्कुल हमारी कोशिश होगी। आप बताइए कैसे होगा? आप जवाब दीजिए। हम जो ये जो प्रोडक्ट है, जो डेली यूज का प्रोडक्ट है या कंज्यूमर प्रोडक्ट है, उसके इन्फ्लेशन को इमीडिएट हमारी सरकार की कोशिश रहेगी, जो मैं अभी आपको एक रिप्लाई कर रहा हूं कि एटलीस्ट 50% वो एकदम से नीचे आए। एक मिनट, उसके कारण ये है, उसका कारण बड़ा साफ है। उसका कारण है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमको अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जैसे ही चिदम्बरम साहब ने 19 मार्च को ये अनाउंस किया मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो इंडेक्स बढ़ा ना, बीएससी इंडेक्स 125। राजेंद्र पारिया जी, सही जवाब है। डॉलर देखिए क्या किया? मोदी जी के आने से अपने आप सवाल आपसे समस्याओं का समाधान है। विजेंद्र जी, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, सरकारों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में थे, आप कोऑर्डिनेशन करने सेंटर के बाद गए? बिल्कुल कोऑर्डिनेट करने एक मिनट, मुझे दो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेना है। मुझे दो हावी हो रही है। विजेंद्र भाई, सलमान जी और पॉलिटिकल वेंडेटा से काम हो रहा है। एक स्टेट गवर्नमेंट जो बीजेपी रूल्ड है, उसके साथ दूसरा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। सलमान भाई एक सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ सरकार से आने वाली सरकार, आप दोनों पूछिएगा, लेकिन सलमान साहब हमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, नहीं देखिए, मैं आप सब भारत के लोग हैं, आप यहाँ के वोटर हैं, आपसे सवाल पूछता हूं मैं, क्या आपको विजेंद्र जी से कोई जवाब मिला कि ये कैसे आपसे पूछती हूँ, आप जानते हैं कि आप जा रहे हैं, ये जवाब नहीं, तकरीर करते हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें तो मनमोहन सिंह से भी 10 साल में जवाब नहीं मिला, मनमोहन सिंह से भी 10 सवाल में जवाब नहीं मिला, आप विजेंद्र जी से 1 घंटे में चाह रहे हैं। कोई जवाब नहीं, हर चीज का जवाब दिया मैंने। नहीं देखिए, आप एक बात बताइए, नहीं 10 साल की बात करते हैं, 10 साल में आपका मिडिल सोच साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। अगर आपकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी, बिल्कुल जवाब है। सोच साहब, मेरा एक सवाल का उत्तर दीजिए। अगर आपकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी, तो एक तरफ तो आपका प्रधानमंत्री कहाँ है, ये तो मुझे नहीं पता, विजेंद्र जी। दूसरा, आपका वित्त मंत्री चुनाव नहीं लड़ रहा है, उससे क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि दाल में काला नहीं, आपकी पूरी दाल ही काली है। पूरी की पूरी महंगाई जिस देश के वित्त मंत्री को निकल गई, जिस देश के प्रधानमंत्री को निकल गई चुनाव से पहले, चुनाव के बाद आपकी पूरी सरकार को निकल जाए। चलिए, ये आपका राय है सलमान जी, ये इसकी राय है। 60 साल पहले जब हम आजाद हुए थे, तो नोएडा में, दिल्ली में और सारे हिंदुस्तान में पानी मुफ्त मिलता था। आज कम से कम 10 रुपए लीटर पानी मिल रहा है। इसमें दोष किसका है? IMF का, भारत की जनता का, या कांग्रेस के 60 साल के सरकार? केडिया साहब से एक सवाल लेना चाहूंगा। केडिया साहब, मुझे बताइए कि रामदेव बाबा ने जो टैक्स स्ट्रक्चर्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाकर बाकी सभी टैक्स एबोलिश करने का जो सुझाव दिया है, जिस पर बीजेपी अभी तक के हिसाब से, बाबा रामदेव के हिसाब से बाध्य है, क्या वो हो पाएगा? देखिए, किसी भी एक काम को करने के लिए 10 रास्ते होते हैं, 10 तरीका होता है। बाबा रामदेव जी ने एक रास्ता बतलाया, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से। हमारा जो जब से संविधान लागू हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जब आया था, तो एक रास्ता हमने अख्तियार किया, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, उस रास्ते में बहुत सारी विसंगतियां आ गई, और उस विसंगतियों को रोज का रोज जो भी सरकारें आई वो बढ़ाती चली गई। रोज नोटिफिकेशन, सर्कुलर और प्रेस रिलीज रोज का रोज आना शुरू हुआ। नतीजा यह हुआ कि हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कंफ्यूज रहने लगे, कितना अपडेट करेंगे अपने आप को। 40 तरह के टैक्स डाल दिए। एक फ्रिज बेनिफिट टैक्स का नामक टैक्स चिदम्बरम साहब ने, जिसको चोर टैक्स कहते हैं, वो डाल दिया। अब कहते हैं कि हम सुपर रिच टैक्स लगाएंगे 35%। डायरेक्ट टैक्स कोड
बेसिकली कहने का मतलब इस तरीके से इकोनॉमी और टैक्सेशन सिस्टम को उलझा कर रख दिया, और ये IMF वाले जो आ जाते हैं ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, उनको ग्रास रूट लेवल की एकदम समझ नहीं होती है और वो फिर सारी की सारी चीजों को खराब कर देते हैं। तो मेरा सुझाव है आप लोगों को, ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां बेसिकली देश के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। ऑटोमेटिक जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, हम जब 20 वर्ष के थे आज 45 वर्ष के हो गए, हम अपने आप हो गए, आपका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फ्लाईओवर बन गए, ये बनना था, मोबाइल फोन आया वो आना था, कंप्यूटर आया वो आना था, ये सब कुछ अपने आप। वो आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आपने फ्लाईओवर बनाया, 90% लूटा उसमें और 10% उसमें लगाया। दिल्ली के सारे फ्लाईओवर इस चीज के गवाह हैं। तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशन लेके आ जाइए। बीजेपी वालों से भी मैं कहता हूं, ये भी खाली कहते हैं जी ऐसा होगा वैसा होगा, क्या कैसे करेंगे ये नहीं बता पा रहे हैं। नहीं देखिए, मेरा ऑब्जेक्शन नहीं बताएंगे, मैं इसमें बता रहा हूँ, मेरा अपना सुझाव है। तो होता क्या है कि आप एक कंक्रीट, ठीक है केडिया साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर सरकार का कोई रोल नहीं होता, क्या पोलियो हिंदुस्तान से इरेडिकेट होता? ये ठीक है डॉक्टर, ये क्या कहते हैं आप? ये आप देखिए, मैं मुझे माफी दीजिए, ये तो होगी वैसी बात करनी कि आप आगे बीजेपी के एक्टिविस्ट की तरह बात करें, ये गलत बात है। उनका भी रोल है। ये ठीक है डॉक्टर, ये क्या कहते हैं आप? ये आप देखिए, मुझे माफी दीजिए, ये तो होगी वैसी बात करनी कि आप आगे बीजेपी के एक्टिविस्ट की तरह बात करें, ये गलत बात है। उनका भी रोल है, लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट ने काम किया है वो आप नहीं नकार सकते, ये गलत बात है। ऐसी बात देखिए, ऐसी बात नहीं की। सलमान जी, आपने डेवलपमेंट की बात करी है, देखिए आपने फूड सब्सिडी पे काम किया, हाँ बड़ा अच्छा काम किया। मुझे बताइए, 65 साल आजादी के हो गए, उसके बाद लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए फूड सब्सिडी लानी पड़ी। 65 साल में कितने साल आपकी सरकार थी, और इस 65 साल की सरकार का नतीजा है कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, इस बिल को लाना पड़ा। मेरा प्रश्न ये है, क्यों कर इस बिल को लाना पड़ा? 65 साल तक हम क्या करते आए हैं देश के रूप में? ये जवाब दे दीजिए। मैं आपको जवाब दूंगा जी। देखिए, इसी से जुड़ा हुआ है। पूछिए। आपने सब्सिडी दे दी, ये पैसा कहाँ से आएगा? क्या वर्ल्ड से लोन लेंगे? मैं इसका जवाब भी दूंगा। देखिए, पहली बात, इसी में मेरा प्रश्न पूछिए। हमारा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा पेनिसुला है। इस तरीके से नक्शे, समुद्र का किनारा सबसे ज्यादा है, लेकिन तब भी हमारे लोगों को मछली नसीब नहीं होती, जो कि हम कर सकते हैं। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, मैं आपको पहले जो इन्होंने सवाल उठा उसका मैं थोड़ा ये जवाब दूं। देखिए, जो हमारा मुल्क है, ये कहां से कहां आया है, हमें थोड़ा सोचना चाहिए। हिंदुस्तान में 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है। जो मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास एंड रिच, वो तकरीबन यही कुछ मानिए 250 मिलियन के 20-25 करोड़ की बात है। जो बाकी सब लोग हैं अभी भी बहुत पीछे। 1991 तक हम बहुत पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, बहुत स्लो चल रहे थे, चाहे उसमें हमारी गवर्नमेंट की भी गलतियां थी, कोई प्रॉब्लम, मैं मानता हूं। उसके बाद हमने थोड़ा इंप्रूव किया। एनडीए गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम किया, ये मैं नहीं कहता कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो पिछले 10 साल में ग्रोथ हुई है और इंप्रूवमेंट हुई है, इस मुल्क में कभी भी इतने टाइम में नहीं हुई। चाहे आप कुछ भी कहें, एनडीए के टाइम में बहुत छोटी इकोनॉमी थी। ऑटोमेटिक नहीं होती कुछ बात, होनी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं। पॉलिसीज अगर ऑटोमेटिक होनी थी, देखिए अगर ऑटोमेटिक, देखिए आप खुद सोच सकते हैं, ये कहते हैं ऑटोमेटिक होनी थी। ऑटोमेटिक अगर होनी थी तो फिर 1991 से पहले क्यों नहीं ऑटोमेटिक? आपने तो करप्शन किया सर। देखिए, देखिए आप करप्शन की बात करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, अगर ऑक्शन जब होता है, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, आप खुद सोचिए, अगर ऑक्शन होता है तो उसमें सबसे किसको मिलता है ऑक्शन के बाद? किसको? नहीं प्लीज, फेयर बिडिंग क्यों नहीं हुई? वो तो सीएजी ने कह दिया सर, सीएजी ने कह दिया। आप समझ, ये आपको बात नहीं करने देंगे, लेकिन आपको समझना चाहिए क्यों। आपका वोट बहुत कीमती है, आपका कीमती वोट है, इसको अच्छी तरह इस्तेमाल कीजिए। पॉलिसी की बात करो, हम 2 साल से वेट कर रहे हैं, पॉलिसी का तो पैरालिसिस रहा है। पहले मैंने नमक पे सवाल पूछा था, अब मैं पानी पे सवाल पूछ रहा हूँ। 60 साल पहले जब हम आजाद हुए थे तो नोएडा में, दिल्ली में और सारे हिंदुस्तान में पानी मुफ्त मिलता था। आज कम से कम 10 रुपए लीटर पानी मिल रहा है। इसमें दोष किसका है? आईएमएफ का, भारत की जनता का, या कांग्रेस के 60 साल के सरकार? देखिए, जो बोतल आपने उठाई तकरीर के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखिए, नलके से मैं खुद पीता हूँ पानी, नलके का, मैं नहीं पीता, बोतल में से जाता, मैं 10 रुपए का पानी नहीं खरीदता। नहीं, देखिए एक बात है, आप अच्छी बहुत तकरीर करते हैं, लेकिन
मैं तो अपने सिंक में से अपने जो निकलता है पानी मैं वैसे पीता हूँ। मैं तो नहीं पीता बिल्कुल सच नहीं कह रहे हैं। तो क्या मैं बीमार नहीं होता? चलिए मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, आप भी हिंदुस्तानी हैं। अगर हम अच्छा, मैं खाना भी आप ही की तरह खाता हूँ। अगर हम अच्छा पानी पीते हैं तो गलत काम करते हैं। नहीं मैं वो नहीं, चलिए मुझे कंक्लूड करना है। सवाल आपसे ये है, ये पानी हमारे नलकों से अच्छा नहीं है। जब उनकी गवर्नमेंट आती है तो आप उछालते हैं, आपकी सरकार आती है तो ये उछालते हैं। हम जनता को सिर्फ ये जवाब दीजिए, इन मुद्दों का कोई सॉल्यूशन होगा या ये आएंगे तो आप उछालेंगे? जवाब क्या सॉल्यूशन होगा? विजेंद्र गुप्ता जी कंक्लूडिंग कमेंट, एक लाइन सलमान जी की, एक लाइन विजेंद्र गुप्ता जी की। मैं बहुत ही संक्षिप्त में कहूंगा कि पॉलिटिकल एक विल और एक विजनरी लीडरशिप और लोगों से की समस्या को समझने वाला एक रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट की जरूरत है और एक फेयर और ऑनेस्ट गवर्नमेंट की जरूरत है। और ये सब बातें जो मैंने बोली हैं यही हर समस्या का सॉल्यूशन है और ऐसी सरकार हम देंगे। देखिए, मैं माफी चाहता हूं, आपको यहां से कोई जवाब नहीं मिला। आपने क्या सुना क्या नहीं सुना, इनको कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। लेकिन मैं आपको यह बताता हूं, जो कांग्रेस का एजेंडा है वो ये है कि हम दरमियान का रास्ता इख्तियार करें। जो बीजेपी का रास्ता है और लेफ्ट का रास्ता है वो एक्सट्रीम का रास्ता है। बीजेपी कहती है इकोनॉमी ग्रो करेगी और खुद ही उसके बेनिफिट नीचे आ जाएंगे। उसको कहते हैं अंग्रेजी में ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। आप लिटरेचर देखिए, हर जगह फेल है। लेफ्ट वाले जो है वो कहते हैं टोटल सोशलिज्म, वो भी फेल है। कांग्रेस ने दरमियानी रास्ता इसलिए इख्तियार किया, एक तरफ से हमको ग्रोथ जरूरी करनी, लेकिन अगर हमने दूसरे साइड से नहीं देखा कि जो पिछड़े हुए लोग हैं वो हमारे साथ नहीं चले, हिंदुस्तान ताकतवर मुल्क नहीं बन सकता। हमको सबको साथ चलाना है बस। थैंक यू। सबको साथ 60 साल आपने राज किया, 5 साल इनको देके देख लेते हैं। इनको नहीं, मैं तो आपको कहता हूं आपकी मर्जी है, आप जिसको वोट दें, आपकी मर्जी है। हमें आपकी बात हमारे सर पे, लेकिन एक बात है, देश पीछे भी नहीं होना चाहिए। इनके पास भी 6 साल थे एक टाइम पे, इन्होंने काम किया, उसके ऊपर हमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस टाइम पे आपको दरमियान का रास्ता इख्तियार करना है कि नहीं, वो देखना है। हमें हिंदुस्तान को साथ साथ आगे बढ़ाना है कि नहीं, वो देखना है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट हुई, तर्क हुए, तकरीर हुए, लेकिन ये जवाब शायद कभी किसी को नहीं मिल सकता कि गैस के सिलेंडर का क्या होगा, आलू की कीमत कब सस्ती होगी, प्याज कब सस्ता होगा, मूंग की दाल 100 रुपए किलो से कम मिलना कब शुरू होगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो एक आम हिंदुस्तानी के दिल से जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल कैंपेन में हम चाहेंगे कि इनके जवाब मिले। हमारी संसद में आज इतना ही। अगले हफ्ते किसी एक और मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमारे तमाम मेहमानों, हमारे तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।